नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान इतिहास की, और राजस्थान इतिहास में भी अपन पढ़ेंगे राजस्थान का प्राचीनतम इतिहास, यानी राजस्थान का वो इतिहास जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो है राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं। तो राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो है कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के अंदर आज तक कितने सवाल बने हैं और कालीबंगा सभ्यता के बारे में सारी जानकारी पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो लगातार वीडियो से जुड़ने के लिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला देखिए, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सवाल सीधा पूछा जाता है कालीबंगा सभ्यता किस जिले में, तो हनुमानगढ़ जिले में। अब सवाल पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता, या फिर मैं आपको यह कहूं विश्व की कोई भी सभ्यता थी वो हमेशा नदी के किनारे ही विकसित हुई, फली फूली। इसका कारण क्या होता था कि नदी के किनारे उन्हें वनस्पति मिल जाती थी, पानी मिल जाता था, आसपास शिकार करने के लिए जानवर मिल जाते थे, या फिर कह सकते हो कि खेती करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता था। और जब कभी बारिश नहीं आती थी तो ये नदी के द्वारा अपनी आजीविका चला सकते थे। तो ध्यान रखना कि विश्व की सभी जो आप पढ़ोगे आज तक की जितनी सभ्यताएं हैं, चाहे आप कालीबंगा पढ़ो, चाहे आप आहड़ पढ़ो, चाहे आप कोई भी पढ़ो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ो, वो सब नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और उस समय प्राचीन काल में यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। उस सरस्वती नदी के किनारे यह विकसित हुई थी। सरस्वती नदी जो बाद में इसका नाम पड़ जाता है गग्गर, तो सरस्वती नदी और वर्तमान में इस नदी का नाम पड़ जाता है, उस नदी का नाम है गग्गर। तो गग्गर या सरस्वती नदी के किनारे यह जो कालीबंगा सभ्यता है वो विकसित हुई थी। 1952 में इसकी खोज होती है और वो खोज करता थे जिनका नाम था डॉक्टर अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ पता लगाया था, खोज की थी कि भी कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर प्राचीन काल में कोई सभ्यता है। उसके बाद यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य किया था वो किया था दो व्यक्ति थे, एक का नाम था वी लाल और एक था बीके थापर। वी लाल का मतलब हुआ कि ब्रजवासी लाल थे और एक थे बालकृष्ण थापर। इन दोनों लोगों ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था, खुदाई कार्य शुरू करवाया था 1961 में। ठीक है, ये 1961 की बात है। 1952 में खोज होती है, 1961 में यहाँ पर खुदाई होती है। अब देखिए, कालीबंगा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सवाल पूछा जाता है। वैसे सवाल पूछा गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, ये तो सवाल पूछा गया। और सवाल ये भी पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता का या कालीबंगा सभ्यता के लिए कालीबंगा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इटली के एक विद्वान हुआ करते थे जो उस समय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहते थे, उन्होंने, जिनका नाम था एलपी टेसीटोरी। तो एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा शब्द का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। अब देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर खुदाई में बहुत अधिक काले रंग की क्या मिली है, चूड़ियां मिली है, इसीलिए कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों के कारण कालीबंगा कहा। और कालीबंगा शब्द का पहला प्रयोग एलपी टेसीटोरी ने किया था, जिनका जन्म इटली के उदिने शहर में हुआ था और राजस्थान के अंदर रहे थे, जिन्होंने राजस्थान के अंदर जो पृथ्वीराज राठौड़, कल्याणमल आपने पढ़ा होगा, तो पृथ्वीराज राठौड़ को इन्होंने डिंगल का हेरोश कहा था। अब देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के कुछ उपनाम मिलते हैं। उपनाम कैसे हैं, इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इसको कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कहा जाता है नगरीय सभ्यता, इसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, इसको कहा जाता है पश्च हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा के बाद की सभ्यता। इसके अलावा इसको कहा जाता है हड़प्पा कालीन सभ्यता, इसको कहा जाता है प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है, तो ये इसके कुछ उपनाम आते हैं। अब बात करते हैं कि कालीबंगा की खुदाई में 5 बस्तियां मिली है। कितनी बस्तियां मिली है, 5 स्तरों की खुदाई हुई। आपके 5 स्तर थे जो खुदाई के, या फिर आप कह सकते हो 5 बस्तियां थी। इन 5 बस्तियां हैं वो 3 अलग अलग कालक्रम से संबंधित है। तो एक थी प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, और प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है ये सबसे प्राचीनतम जो खुदाई का स्तर था वो था। तो यहां पर जब खुदाई हुई तो यहां पर क्या मिला था, ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले थे। तो सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं।
तो ये जो सभ्यता है वो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। अब ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता में ऊंट की हड्डियों के अवशेष के अलावा विश्व में सबसे प्राचीनतम जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना, विश्व में सबसे प्राचीनतम जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, वो भी कालीबंगा में मिले हैं। इसके अलावा विश्व में सबसे प्राचीनतम भूकंप के अवशेष कहां मिले हैं, वो भी हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। और ये जो घटनाएं हुई थी ये किस काल की है, ये प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता की प्रमुख घटना थी। फिर आती है हड़प्पा कालीन बस्तियां। तो ध्यान रखना कि यहां पर कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर जो कालीबंगा की जो किला था, जो दुर्ग का टाइप बनाया हुआ था, और दुर्ग के अलावा जो आसपास की बस्तियां थी उन बस्तियों के चारों ओर क्या था, परकोटा था। परकोटा ईंटों से निर्मित था और विश्व का आप कह सकते हो कि एकमात्र ऐसा स्थान था जहां दुर्ग और जो बस्तियां थी उनके चारों ओर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण परकोटा था, जो कि किससे निर्मित था, ईंटों से निर्मित था। और ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है कि जो कालीबंगा के अंदर जो ईंटें मिली हैं वो ईंटें किससे पकाई जाती थी, वो सूर्य के ताप से पकाई जाती थी। इसीलिए कालीबंगा से प्राप्त ईंटें हैं, उन ईंटों को कहा जाता है सूर्य तापी ईंटें। और इन सूर्य तापी ईंटों का कई बार अनुपात पूछ ले कि ये क्या अनुपात था, तो 4:2:1 के अंदर ये कालीबंगा के अंदर जो ईंटें प्राप्त हुई इनका आकार था। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो घरों का निर्माण करते थे, और घरों की जो छत होती थी, छत के निर्माण के अंदर ये लोग क्या करते थे, ये लकड़ी की सहतीरों का प्रयोग करते थे। लकड़ी की सहतीर का मतलब ये होता है, ये उस समय उनको जो आसपास जो लकड़ियां मिलती थी उन लकड़ियों के सहायता से वो क्या करते थे, छत का निर्माण करते थे। यानी आज जो वर्तमान में आप कह सकते हो कि जिस तरह से झोपड़े का निर्माण होता है उसी प्रकार वो अपने मकानों का निर्माण करते थे। यहां पर पक्की हुई नालियां मिली है, पक्की नालियां, पक्की सड़कें मिली है। ध्यान रखना, पक्की नालियां थी जो ईंटों से बनी होती थी, पक्की सड़कें मिली है। और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण काटती थी। कैसे काटती थी, समकोण काटती थी। अब आगे देखिए कि यहां पर जो लकड़ी से निर्मित नालियां भी मिली है, लकड़ी से निर्मित नालियां भी यहां पर मिली हैं। यहां पर एक कपाल खंड मिला है, यानी एक क्या मिला है, कपाल मिला है। ये जो कपाल होता है वो मिला है और उसके अंदर टोटल 6 छेद थे। तो ये जो 6 छेद थे वो आज की एक जो बीमारी है, आप कह सकते हो एक उपचार विधि है जिसको नाम कहा जाता है ट्रेफिनेशन, यानी मस्तिष्क शोध बीमारी के लिए उस समय जो ये काम में ली जाती थी, जिसको ट्रेफिनेशन कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि किस सभ्यता में एक कपाल खंड मिला है, उसके अंदर 6 छेद थे, तो वो ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता के अंदर। अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता से कुछ मिले हुए महत्वपूर्ण अवशेषों के बारे में कि यहां पर क्या क्या मिला था जो विशेष है। तो यहां पर 7 अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले हैं। यज्ञ, जो यहां पर कहने का मतलब है कि पहले हवन होता था, यज्ञ होते थे और उन यज्ञों के अंदर इनको क्या मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले हैं। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखना कि बेलनाकार मोहर मिली है, एक मोहर मिली है जो इनका आकार था बेलनाकार। इसके अलावा यहां पर चूल्हे मिले हैं, चूल्हे होते हैं ना रोटी बनाने के, तो चूल्हे मिले हैं, लेकिन उस समय के जो चूल्हे मिले हैं वो चूल्हे कैसे थे, गहराई में थे, किस आकार के थे। वर्तमान में जो तंदूर की रोटी बनाई जाती है उस आकार में बड़े बड़े चूल्हे मिले हैं जिनको तंदूर चूल्हे भी कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर खिलौने मिले हैं जो बच्चों के मेलों में मिलते हैं, मेलों में जाते हैं वो खिलौने मिलते हैं, वो यहाँ पर खिलौने भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इक्का गाड़ी भी मिली है, और इक्का गाड़ी ध्यान रखना ऐसी होती है, इक्का गाड़ी जो बच्चे छोटे होते हैं वो छोटे बच्चों को पैरों से मतलब चलने से सिखाने के लिए, चलने से रिलेटेड होती है कि बच्चा उसको पकड़े, गिरे नहीं और आगे आगे चलते रहे, उसको कहा जाता है इक्का गाड़ी। तो यहाँ पर इक्का गाड़ी भी मिली है, यहाँ पर एक मुहर भी मिली है। और यहां पर जो यज्ञ होते थे कालीबंगा के अंदर, उस यज्ञ में ध्यान रखना हिरण की हड्डियां मिली है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां के लोग धार्मिक भी होते थे और वहां पर पशु बलि भी दी जाती थी, क्योंकि हिरण की हड्डियां मिली है अग्नि वेदिका में जो यज्ञ करते थे उनके अंदर, तो यहां पर पशु बलि भी दी जाती थी, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पर अंतिम संस्कार होता था, वो 3 रूप में होता था। एक होता था पूर्ण समादान। पूर्ण समादान का मतलब ये होता था कि जो ये देह जिसका अंतिम संस्कार करते थे जिस व्यक्ति का, उसकी जो आप कह सकते हो समाधि बनाते थे वो आयताकार के रूप में बनाते
थे। दूसरा था युग्मित समाधि। युग्मित समाधि का मतलब हुआ था कि कोई दो व्यक्ति है या एक व्यक्ति है या 2 से 3 व्यक्ति है जिनकी एक साथ मृत्यु हो जाती थी, तो उनको एक ही साथ एक ही समाधि में क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। इसके अलावा एक होता था प्रतीकात्मक शवादान। प्रतीकात्मक जो शवादान होता था, ये आपके कह सकते हो कि इस आकार का होता था, गोलाकार का होता थोड़ा, ठीक है, अंडाकार का होता था, और उसके अंदर क्या होता था, अंतिम संस्कार किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ के लोग जो खेती करते थे, तो यहाँ के लोग जो खेती करते थे, ये जौ और गेहूं दोनों एक साथ बोते थे। तो जौ और गेहूं दोनों की एक साथ यहाँ पर खेती करते थे। और यहां पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि सवाल बन चुका है कि विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत के जो निशानों के अवशेष मिले हैं, वो कहां पर मिले हैं, कालीबंगा से। अब कार्बन 40 एक उम्र मापने की या फिर एक समय को मापने की एक पद्धति होती है, वैज्ञानिक तरीके से मापा जाता है, जिसको कार्बन 40 या C40 भी कहा जाता है। उस C40 के अनुसार जो कालीबंगा सभ्यता है, उस काल का निर्धारण करते हैं। तो इसका जो निर्धारण होता है 1750 से 2350 ईसा पूर्व, ठीक है, 1750 से 2350 ईसा पूर्व का समय कालीबंगा सभ्यता का समय कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ विद्वानों ने क्या कहा था। जैसे एक व्यक्ति हैं दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा जो इतिहासकार थे, और उन्होंने कहा कि जो ये कालीबंगा है, ये कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के समय की थी, और हो सकता है कि ये हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी रही होगी। इन्होंने कहा है, किन्होंने कहा है, दशरथ शर्मा ने। तो सवाल सीधा पूछा जाता है कि किस इतिहासकार के अनुसार हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तो वो है दशरथ शर्मा। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने कालीबंगा के बारे में कहा था कि यह तो एक निर्धन राजधानी थी और एक दीनहीन बस्ती थी, यानी एक गरीबों की एक बस्ती हुआ करती थी जो नगर से बाहर हुआ करती थी, यह कहा है स्टुअर्ट पिगट ने। तीसरे व्यक्ति आते हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा था कि यहां पर कुछ इस प्रकार की घटना हुई कि यहां पर जो कच्छ के रण की जो मिट्टी है वो सारी की सारी यहां पर उड़कर आ गई, और यह सभ्यता थी वो पूरी तरह से दबकर नष्ट हो गई होगी तूफान के अंदर। फिर आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति है इतिहास डेल्स महोदय। अब डेल्स क्या कहते हैं कि डेल्स कहते हैं कि सरस्वती नदी के अंदर अचानक मार्ग परिवर्तन हो गया था। सरस्वती नदी के अंदर अचानक मार्ग परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण कालीबंगा के आसपास पानी की कमी हो गई थी, और उस पानी की कमी के कारण क्या हुआ था, यहां के लोग हैं इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे। अब बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है, इस सभ्यता का अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए और इसका संरक्षण करने के लिए राजस्थान सरकार ने कालीबंगा के अंदर ही कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की है। तो सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर कालीबंगा संग्रहालय कहाँ है, तो वो हनुमानगढ़ में कालीबंगा नामक स्थान पर बना हुआ है। तो ये थे कालीबंगा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न, और महत्वपूर्ण प्रश्न के जो एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और आ सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को इसी तरह से नए नए तरीके से और नए नए टेस्ट सीरीज के साथ आप तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर विषय विशेषज्ञ द्वारा निर्मित टेस्ट सीरीज का भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का ऐप और टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।